एपिसोड की शुरुआत में हम यीफान को उसके हॉस्टल में देखते हैं, जहाँ उसकी सारी रूममेट्स उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि वो उन सबको यंकी और बायूजू से मिलवा दे। पहले तो यीफान बहाना बनाने लगती है, पर फिर उनके काफ़ी इंसिस्ट करने पर उसे उनकी बात माननी पड़ती है। जहाँ जब वो बायूजू को अपने रूममेट से मिलने के लिए पूछती है तो वो तो फटाफट से मान जाता है, पर यंकी उसे मना कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसे बताती है कि बायूजू उसकी रूममेट से मिल रहा है, जो सुनकर वो भी फटाफट से हाँ कर देता है। अभी सभी लोग एक कैफे में मिलते हैं, जहाँ पर बायूजू तो यीफान की रूममेट से काफ़ी बातें कर रहा होता है, पर यंकी सिर्फ शांत बैठकर यीफान को ही देखे जा रहा था। फिर अपनी ड्रिंक पीते पीते बायूजू उठकर वहाँ से बाहर जाकर बैठ जाता है और यीफान की एक रूममेट भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। वो बायूजू से पूछती है कि क्या वो उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता है, तो बायूजू खुशी खुशी मान जाता है और कहता है कि वो यीफान से कहकर उसे उसके स्टूडियो का एड्रेस दे देगा और उसे फ़ोटोशूट का टाइम भी बता देगा। जिसके बाद हम यीफान की उसी रूममेट को देखते हैं जिसका नाम शोली है। वो उससे पूछती है कि क्या उसे बायूजू पसंद है, पर यीफान उसे साफ साफ मना कर देती है, जो सुनकर शोली काफ़ी खुश होती है और वो यीफान से बायूजू का नंबर ले लेती है। फिर वो उसके बताए हुए एड्रेस पर एकदम टाइम से पहुंच जाती है और बायूजू से उसका फ़ोटोशूट कराने लगती है। जहाँ फ़ोटोशूट करवाते वक्त वो बायूजू से पूछती है कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। ये सुनकर यूजू बताने लगता है कि उसे यीफान जैसी लड़की पसंद है, जो सुनकर शू को लगता है कि बायूजू उससे मजाक कर रहा है और वो बायूजू से फ्लर्ट करते हुए उसे टच करने की कोशिश करने लगती है। जब बायूजू उसे खुद से अलग करता है तो वो यीफान की यहाँ पर काफ़ी इंसल्ट करती है और कहती है कि वो उससे काफ़ी बेहतर है। जो सब देखकर बायूजू उससे पूछता है कि क्या वो फोटोशूट के बहाने यही सब करने के लिए यहाँ पर आई थी। वो उसे बोलता है कि वो यीफान के मुकाबले कुछ भी नहीं है और वो काफ़ी बेशर्म है। ये कहकर बायूजू यहाँ से चला जाता है, जो सुनकर शोली को काफ़ी बुरा लगता है कि आखिर इस यीफान में ऐसा क्या है जो सभी उसके पीछे पड़े हुए हैं। अगले सीन में हम यीफान और मिंग को देखते हैं, जो कि साथ में बैठकर लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक से सभी लोग यीफान को अजीब तरह से देखने लगते हैं और ये देखकर जब मिंग अपना फ़ोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने यीफान के हाई स्कूल की फ़ोटो सोशल मीडिया पर ये लिखकर पोस्ट कर दी है कि यीफान एक ट्रांससेक्सुअल है। जो चीज़ जब यीफान देखती है तो काफ़ी शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि हर कोई यीफान पर अलग अलग कमेंट कर रहा था और उसे अजीब तरह से देख रहा था। दूसरी तरफ हम यंकी को देखते हैं, जो जब लंच कर रहा था तभी वहाँ पर उसके क्लास के कुछ लोग आकर बातें करने लगते हैं कि यंकी एक ट्रांससेक्सुअल लड़की को पसंद करता है। जो सुनकर यंकी उन लोगों से हाथापाई करने लगता है, पर लड़ाई बढ़ने से पहले यंकी के फ्रेंड्स उसे रोक लेते हैं। अगले सीन में हम बायूजू को देखते हैं, जो कि तांग से मिलने के लिए जाता है और उसे ये पोस्ट दिखाकर पूछता है कि क्या उसने ये किया है। जो देखकर तांग हंसने लगती है और कहती है कि वो इस तरह की बचकानी हरकतें नहीं करती और उसे यीफान को जो भी बोलना है वो तो उसे मुंह पर बोल देती है। फिर हम यंकी को देखते हैं, जो कि उस एरिया के साइबर कैफे में आया हुआ था। सीन अब यंकी पर आता है, जिसे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि उनके पास से ही साइबर कैफे से ये पोस्ट किसी ने अपलोड की है। इसलिए वो वहाँ की साइबर कैफे में ये पता लगाने के लिए जाता है कि आखिर ये किसने पोस्ट की है। वो वहाँ के एम्प्लॉय से सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगता है, पर एम्प्लॉय उसे साफ साफ मना कर देता है सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देने से। इतने में ही बायूजू वहाँ पर आता है, जो एम्प्लॉय से कहता है कि उसका फ़ोन यहाँ पर चोरी हो गया था, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहता है। लेकिन वो एम्प्लॉय उसे भी मना कर देता है। तो बायूजू कहता है कि अगर वो उसे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाएंगे तो उसे पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी। जो सुनकर वो आदमी उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाने के लिए मान जाता है। यहाँ से वापस जाते वक्त बायूजू यंकी से कहता है कि वो भी उस आदमी को खोज रहा है जिसने ये सब रूमर्स फैलाए हैं। वो यंकी से बोलता है कि वो दोनों साथ में मिलकर उस आदमी को ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए यंकी मान जाता है, क्योंकि अभी उस पर्सन का पता लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरी ओर हम यीफान को देखते हैं, जो कि काफ़ी दुखी थी और मिंग और शाओसंग के साथ बैठी हुई थी। मिंग को पूरा शक था कि ये सब तांग ने ही किया है। वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी तांग वहाँ पर खुद आ जाती है, जो कि यीफान से मिलना चाहती थी, पर मिंग और शाओसंग उसे उससे मिलने से रोक देते हैं और कहते हैं कि यीफान उससे नहीं मिल सकती। जो देखकर तांग यीफान से कहती है कि उसके ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। अगर वो बहादुर है तो उसे बाहर निकलना ही होगा और सबको सच्चाई बतानी होगी और उन लोगों को फेस करना होगा। जो सब कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तांग की बातें सुनकर यीफान को थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और वो फाइनली अपनी ट्रेनिंग पर वापस जाने का सोचती है, पर अब भी सभी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं, जिससे कि उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है। यीफान की ये कंडीशन देखकर उसकी कोच उसे बताती है कि उन्हें भी लोग ऐसे ही कुछ कहा करते थे, क्योंकि उनके बाल लड़कों की तरह थे और वो जैवलिन खेलती थी, पर उन्होंने उन सबको इग्नोर किया, क्योंकि दुनिया में कई और लोग भी हैं जो कि उनसे प्यार करते हैं। वो यीफान को ये सब कुछ इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करने को कहती है। दूसरी तरफ हम तांग को देखते हैं, जहाँ पूरे कॉलेज को यही लग रहा था कि ये सब तांग ने किया है। यहाँ तक कि जब वो यंकी से पूछने जाती है कि उसे क्या लगता है कि ये सब किसने किया है, तो यंकी कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।
जिसके बाद हम यंकी और बायूजू को देखते हैं जो कि फिर से बहाना करके उसे साइबर कैफे की सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, जहां यंकी को एक जान पहचान का चेहरा दिखता है। वो बायूजू को उस लड़की का फेस दिखाता है तो बायूजू बोलता है कि अरे ये तो वही लड़की है जो कि उस दिन उसके स्टूडियो में शूट कराने के लिए आई थी और वो उससे फ्लर्ट भी कर रही थी, पर उसने उसकी इंसल्ट करके वहां से उसे जाने को कह दिया था। जो देखकर उन्हें कंफर्म हो जाता है कि ये सब इरफान की रूममेट लिन ने किया है। सीन अब फिर से इरफान पर आता है जो कि सबको इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, पर यह उसके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उसे चिढ़ाने के लिए बच्चों ने उसकी फ़ोटोज़ को एडिट करके हर जगह पर लगा दिया था। ये सब देखकर इरफान उन सारी फ़ोटोज़ को हटाने लगती है और भागते हुए सीधा छत पर जाती है, जो देखकर यंकी भी उसके पीछे पीछे जाता है। इरफान छत पर जाकर देखती है कि वहाँ पर भी किसी ने उसे चिढ़ाने के लिए उसकी ड्राइंग बना रखी थी, इसलिए वो गुस्से में उस ड्राइंग को मिटाने लगती है और उसके बाद छत के किनारे पर खड़ी होकर उन पोस्टर को फाड़ने लगती है और खुद से बोलती है कि छोटे बाल होना कोई गुनाह है क्या, चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगी। जो सारी चीजें यंकी भी देख रहा था। जिसके बाद हम यंकी और बायूजू को देखते हैं जो कि लिन पर नजर रखने का प्लान बना रहे थे ताकि उन्हें किसी तरह उसके सोशल मीडिया का कंट्रोल मिल सके। वो लिन के पीछे पीछे एक मॉल में भी चले जाते हैं जहाँ पर लिन अंडरगारमेंट्स खरीदने के लिए आई हुई थी, इसलिए ये दोनों भी उस शॉप के अंदर चले जाते हैं। फिर लिन एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ लिन जैसे ही अपना फ़ोन टेबल पर छोड़कर ऑर्डर देने के लिए जाती है तो मौका देखकर ये लोग उसका फ़ोन चेक करने लगते हैं, पर उसके फ़ोन में लॉक लगा हुआ था इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता और यहाँ ये दोनों उससे बचने के लिए पर्दे के पीछे छुप जाते हैं, जहाँ इनका रोमांस देखकर सभी लोग काफ़ी हंस रहे थे। लिन के यहाँ से जाने के बाद यंकी के हाथ एक पर्ची लगती है जिसमें उसे कुछ मिल गया था। इसके बाद हम इरफान को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिनर कर रही थी, तभी यंकी वहां पर आ जाता है। फिर ये दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ इरफान उसे कहती है कि उसे नहीं पता था कि वो ड्रिंक भी कर सकता है, तो यंकी बताता है कि हाँ वो कभी कभी ड्रिंक कर लेता है। अब ये दोनों बात ही कर ही रहे थे कि तभी यंकी को बायूजू का टेक्स्ट आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुला रहा था और इसी बीच इरफान को यंकी के पास से एक रिसीप्ट मिलती है जिसमें लेडीज अंडरगारमेंट्स का बिल था, जो देखकर यंकी उसे बताने लगता है कि ये मेरे नहीं है बायूजू के हैं और इसके बाद वो बायूजू से मिलने के लिए चला जाता है। जब बायूजू उसे बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि जिस अकाउंट से ये सब पोस्ट हो रहा है वो अकाउंट लिन का ही है, पर उनके पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है क्योंकि लिन ये कह सकती है कि किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया है और ये सब कोई और पोस्ट कर रहा है, इसीलिए उन्हें लिन के मुंह से सब कुछ सच उगलवाना पड़ेगा। लेकिन ये सब कैसे करना है इसका आइडिया बायूजू को नहीं आ रहा था, लेकिन यंकी कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। अब अगले दिन बायूजू लिन के पास एक बुक लेकर जाता है और उसे उस दिन के लिए सॉरी बोलता है। वो अब यहाँ पर उसके पास बैठकर उसे प्यारी प्यारी बातों में उलझाने लगता है। इसी बीच यंकी किसी तरह से लिन के अकाउंट में लॉगिन करता है और क्योंकि बायूजू उसके पास ही बैठा हुआ था तो वो लिन के फोन पर आए हुए ओटीपी को देखकर उसे इशारे से यंकी को बता देता है, जिसकी मदद से यंकी सक्सेसफुली उस अकाउंट में लॉगिन कर लेता है जिससे लिन वो सारी चीजें पोस्ट कर रही थी। अब वो उसके अकाउंट से एक पोस्ट करता है जिसमें लिखा हुआ था कि आज बहुत ही जल्दी एक लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाली है और सभी को ये बात पता चल जाती है। इसी रेस्टोरेंट के अंदर शाओसंग भी बैठा हुआ था जो कि सारी चीजें लाइव में दिखा रहा होता है। तभी यंकी लिन की टेबल के पास जाता है और वो और बायूजू एक दूसरे से बहस करने की एक्टिंग करने लगते हैं। तभी मिंग भी वहां पर पहुंच जाती है जो कि शाओसंग के साथ सब कुछ देखने लगती है, जहाँ यंकी और बायूजू बातों बातों में इरफान की बातें करने लग जाते हैं। बायूजू कहता है कि इरफान की फ़ोटोज़ जिसने भी पोस्ट की है वो सब फोटोशॉप और एडिट की हुई है, जो सुनकर लिन कहती है कि वो फ़ोटोज़ एडिटेड नहीं है, जो सुनकर यंकी बोलता है कि उसे कैसे पता। तो लिन काफ़ी चालाक थी और वो बोलने लगती है कि उसका ऐसा मानना है कि वो सारी फ़ोटोज़ रियल है, जिसका ये झूठ सुनकर यंकी खुद को रोक नहीं पाता और उसे उसकी फुटेज दिखाता है जहाँ वो साइबर कैफ़े से ये सारी चीज़ें पोस्ट कर रही थी। वो बोलता है कि उनके पास और भी सबूत है जिससे ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उसने ही पोस्ट की है, लेकिन लिन यहाँ पर नहीं मानती कि ये सब उसने ही किया है और कहने लगती है कि उन्हें उन पर शक करने से पहले बायूजू से पूछना चाहिए कि उसके स्टूडियो में वो सारी पिक्स क्या कर रही थी। तभी यहाँ पर इरफान भी उस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखकर आ जाती है। वो लिन से पूछती है कि क्या ये सब उसने किया है, पर लिन अब भी मानने को रेडी नहीं थी। वो कहती है कि अगर ये उसने किया है तब भी क्या इरफान ने देखा नहीं कि उन फोटोज़ में कितने लाइक्स और शेयर हैं। इसका मतलब सिर्फ वही इरफान को डिसलाइक नहीं करती बल्कि काफ़ी सारे लोग करते हैं। सभी लोग इस चीज़ को लाइव देख रहे थे। इतने में तांग भी यहाँ पर आ जाती है और आते ही वो लिन को एक चांटा मारती है। वो बोलती है कि उसकी वजह से इरफान और उसे दोनों को ही काफ़ी कुछ झेलना पड़ रहा है क्योंकि सबको ये लगता है कि वो सारी फोटोज़ उसने पोस्ट करी है। तांग उसे कई सारे पेपर्स दिखाती है और कहती है कि सारे वो स्क्रीनशॉट और चैट के सबूत हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये सब कुछ लिन ने ही पोस्ट किया है। लिन अब जल्दी से उससे वो सारे पेपर्स छीन कर फाड़ देती है
और आखिर में मान ही लेती है कि ये सब उसने किया था, क्योंकि वो इरफान से जेलस फील करती थी, क्योंकि हर कोई उसके आगे पीछे घूमता है, यहाँ तक कि यंकी और बायोजू भी। इरफान उसे बोलती है कि उसने तो उसे अपना फ्रेंड समझा था, पर उसने उसके साथ ऐसा किया। फिर वो उसे बोलने लगती है कि हाँ, वो एक टॉम बॉय थी और उसका सेल्फ एस्टीम काफ़ी लो था, इसलिए वो जिन भी लोगों से मिलती थी उन्हें काफ़ी प्लीज़ किया करती थी, जिस वजह से वो खुद को काफ़ी हेट भी करती थी। इसलिए उसने खुद को बदलने की कोशिश की, जो कि उसके लिए काफ़ी मुश्किल रहा था, पर इस पूरे टाइम में उसके दोस्तों ने उसे काफ़ी सपोर्ट किया, जिस वजह से वो ये सब कर पाई है। और वो उसकी तरह नहीं है जो कि खुद पर कमी होने में सिर्फ दूसरों पर कंप्लेन करती है। अब वो यहाँ पर भी सभी लोगों को थैंक्स बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए, और यहाँ से चली जाती है। तांग भी उसके पीछे पीछे आती है और उसे माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ सहा था इसीलिए। पर इरफान उसे थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि उसने भी उसके इन्वेस्टिगेशन में मदद की थी। पर तांग बताती है कि उसने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी, वो तो ऐसे कुछ पेपर से लिन को डराने के लिए, जो इनकी वजह से उसने सच में एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने ये सब किया है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि कैसे तांग भी इरफान के साथ अब थोड़ा सा अच्छा बिहेव करने लग गई थी। अगले दिन इरफान लिन के खिलाफ अपने कॉलेज में कंप्लेन कर देती है, जिसकी वजह से टीचर अब लिन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले थे। फिर हम यंके को देखते हैं जो कि पियानो प्ले कर रहा था। तभी इरफान वहाँ पर आ जाती है और वो भी उसे पियानो सिखाने लगता है। इसी के साथ हम इरफान के हाई स्कूल के दिन देखते हैं, जहाँ पर लड़के उसे लड़का समझते थे और उसे चिढ़ाया करते थे। उसने काफ़ी बार कोशिश की सभी लोगों को ये बताने की कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है, लेकिन फिर भी सभी लोग उसे लड़कों जैसा ही बिहेव करते थे, जिस वजह से परेशान होकर उसने मिंग की हेल्प मांगी और अपने आप को लड़की की तरह बनाया, जो कि उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी उसने ये सब किया। अब प्रेजेंट में यंकी इरफान को बोलता है कि अगर कोई उसे पसंद करता है तो उस इंसान को इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का है या लड़की, वीक है या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी को पसंद करता है। ये कहकर इरफान को साइड हक करता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। जिसके बाद पूरे कॉलेज में अनाउंस किया जाता है कि लिन ने जो भी हरकत की है उसकी वजह से उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है और उसे यूनिवर्सिटी से भी सस्पेंड किया जा रहा है। इसलिए अब इरफान, जो कि कुछ दिनों से शाओसंग के यहाँ पर रह रही थी, वो भी अपने डॉर्म में वापस जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे उसकी रूममेट्स मिलती है, जो कि उससे माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि उन्होंने भी इन सब रूमर्स पर विश्वास कर लिया था। साथ ही वो उसे माफ़ी के तौर पर अपनी मील्स भी ऑफर करते हैं, तो इरफान यहाँ पर उन्हें खुशी खुशी माफ़ कर देती है। फिर जब इरफान यूनिवर्सिटी में होती है तभी वो रास्ते में लिन से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका स्कार्फ नीचे गिर जाता है। अब वो उसे पकड़ने के लिए जा ही रही थी कि तभी वो उड़कर पास वाली लेक में गिर जाता है, जिसे निकालने के लिए वो पानी में जाने ही वाली थी। लेकिन तभी बायोजो वहाँ पर आकर उसे रोक देता है और खुद लेक में कूदकर उसका स्कार्फ निकाल देता है। वो उससे पूछता है कि क्या ये स्कार्फ तुम्हें किसी स्पेशल पर्सन ने दिया था जो तुम उसकी इतना चिंता कर रही हो। तो इरफान कुछ भी नहीं कहती, जिससे वो समझ जाता है कि ये स्कार्फ उसी यंकी ने दिया होगा। इरफान यहाँ पर उसे थैंक्स बोलती है और बायोजो उससे पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम यंकी को देखते हैं, जो कि तांग से माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसने तांग पर शक किया था कि वो पोस्ट तांग ने की है। पर तांग यंकी से बोलती है कि उसका मूड अभी ख़राब है, इसीलिए वो कभी और उससे बात करे। सीन अब फिर से बायोजो पर आता है, जिसकी लेक में गिरने की वजह से तबीयत खराब हो गई थी, पर फिर भी वो दवाइयों को बियर के साथ पी रहा था। जब वो अपने बिस्तर पर होता है तभी वहाँ पर मिंग आती है, जो कि अपना रिज़ाइन लेटर वहाँ पर रख देती है। बायोजो सेकंड फ्लोर पर होता है, जो कि अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है, पर मिंग उस पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बायोजो सीधा इरफान को कॉल करता है, पर क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। इरफान समझ जाती है कि शायद वो किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो कॉल कट करके फटाफट से उसे देखने के लिए उसके स्टूडियो में आ जाती है, तो पाती है कि वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। ये देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है। अब वो उसे दवाई देती है, फिर उसके लिए खाना बनाती है और होश में आने पर बायोजो इरफान को थैंक्स बोलता है उसकी केयर करने के लिए। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे लाइक कर सकता है, पर इरफान इस बात पर कुछ भी नहीं बोलती और उसे आराम करने को कहती है। इतने में ही बायोजो उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिसका ये बिहेवियर देखकर इरफान एकदम हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ यंकी, जो कि अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहा था, उसके हाथ से चॉपस्टिक्स टूट जाती है, जो कि बैड लक माना जाता है। जो देखते ही उसे इरफान की याद आती है और वो उसे कॉल करता है, जहाँ वो उसे पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में बुला रहा था, और इरफान भी खुशी खुशी मान जाती है। इतने में ही बायोजो भी उठकर इरफान के पास आता है और उसके ऐसे बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। तो इरफान बोलती है कि उसने ना उसे मारा नहीं क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, पर अगर उसने अगली बार ऐसा किया ना तो वो उसे उठाकर पटक देगी। ये कहकर वो चली जाती है। इरफान अब यंकी के साथ पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में आती है, पर बायोजो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाता है, जिससे वहाँ पर देखकर यंकी का सारा मूड खराब हो जाता है। अब ये दोनों इरफान की पढ़ते वक्त मदद करने के लिए एकदम बच्चों की तरह बहस कर रहे होते हैं, जहाँ इरफान तो बेरीज खाते हुए इन दोनों को सिर्फ लड़ते हुए देखने लगती है।
फिर जब रात हो जाती है तो ये दोनों ही इरफान को उसके हॉस्टल के बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ इरफान के वहाँ से चले जाने के बाद बायूजो यंकी से कहता है कि अब वो ना ऑफिशियली इरफान को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा है, इसलिए यंकी को भी इस सब में दखल नहीं देनी चाहिए। जो सुनकर यंकी मुस्कुराकर यहाँ से चला जाता है। इधर इरफान वापस से अपने रूम में पहुँचती है, जहाँ उसकी फ्रेंड्स अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही थी। इतने में इरफान की एक फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या इरफान ने अपने हॉलीडेज में घर जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कर ली। जो सुनकर इरफान शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अपनी टिकट बुक करना भूल ही गई थी। इसीलिए वो फटाफट से मिंग और शाओसंग के साथ साइबर कैफे में जाती हैं, जहाँ वो सभी लोग ट्रेन की टिकट बुक करने का ट्राई कर रहे थे, पर सारी ट्रेन पहले से ही बुक थी। काफ़ी खोजने के बाद उन तीनों को सबसे स्लो ट्रेन मिल जाती है और मजबूरी में उन्हें वही बुक करनी पड़ती है। इधर हम यंके को देखते हैं, जिसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि उन्होंने उसके वापस आने के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी है, क्योंकि वो उसे जल्दी से देखना चाहती है और वो उसे बहुत मिस कर रही है। पर यंके को इस वक्त इरफान का ख्याल आता है और वो अपनी मॉम को ये बोलकर कॉल कट कर देता है कि वो बिजी है। फिर वो इरफान को कॉल करके पूछता है कि क्या उसने टिकट बुक कर ली। तो इरफान तो यहाँ पर काफ़ी सैड थी, क्योंकि उसे सबसे स्लो ट्रेन की टिकट मिली थी। तो यंके उसे बोलता है कि क्या वो भी उन लोग के साथ चल सकता है, क्योंकि उसे भी कोई टिकट नहीं मिली। जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि इस पूरे टाइम वो यंके के साथ रहेगी। फिर हम इन चारों को ट्रेन में देखते हैं, जहाँ पर शाओसंग और मिंग साथ में बैठे हुए थे और इरफान और यंकी एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ लोग ट्रेन के अंदर काफ़ी मस्ती करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं। और रात के वक्त एक आदमी सोते वक्त बार बार इरफान के कंधे पर सर रख रहा था, जिस वजह से इरफान को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये देखकर यंकी उसकी सीट खुद से एक्सचेंज कर लेता है, और क्योंकि अब यंकी बीच में बैठा हुआ था, तो अब इरफान और वो आदमी दोनों ही यंकी के कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं। आधी रात में जब आवाज़ होने की वजह से इरफान की नींद खुलती है, तो वो बेचारे परेशान होकर ट्रेन की गेट पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसके पीछे पीछे यंकी भी वहाँ पर आ जाता है। इरफान उसे बताती है कि वो ना शोर से परेशान हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर आई है। अभी दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक से ट्रेन का एक झटका लगता है और यंकी इरफान के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों अब यहाँ पर काफ़ी क्लोज थे, जिसकी वजह से इरफान का बटन यंकी के कपड़ों में अटक जाता है। इरफान किसी तरह उस बटन को निकालती है। इतने में ही शाओसंग और मिंग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो इरफान उन्हें बताती है कि वो शोर से बचने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो देखकर मिंग कहती है कि अगर वो सब लोग जाग ही गए हैं तो क्यों ना उन्हें कार्ड्स का गेम खेलना चाहिए। इसके बाद ही सभी लोग कार्ड्स खेलने लगते हैं, जिसमें हारने वाले के मुंह पर टेप लगाने का रूल था, जिस वजह से इन सभी के चेहरे पर काफ़ी सारे टेप लग जाती है और ये लोग यहाँ पर गेम खेलते खेलते सनराइज का मजा ले रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।